हेलो एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं दिव्यांशी और आज मेरे साथ इस इंटरव्यू सेशन में जुड़े हैं दीपक कुमार जी, हु हैव सेक्योर्ड रैंक ऑफ 44 इन एसएससी सीजीएल 2019। चलिए सीधी बात करते हैं दीपक से और जानते हैं उनका सफर फॉर बीइंग वन ऑफ द टॉपर्स इन एसएससी सीजीएल Thank you, एग्जाम। Divanshi. Thank you again. Thank you for having me on Study IQ. Deepak, how is the feeling? Because SSC CGL is one of the most aspirational talked examination in India. इसमें सिलेक्शन बड़ी बात है एंड गेटिंग अ रैंक इन टॉप 50 इज अमेजिंग। हाउ इज द फीलिंग? So when your journey starts, जब आप preparation start करते हो तो उसके बाद you always look for getting selected, but getting in all India like in top 50 उसमें रैंक लाना itself a big thing. So एक positive feeling थी when the result came. So I'm good. I'm feeling really good. दीपक, आई एम श्योर द फीलिंग वुड बी वंडरफुल। थोड़ा सा अपने बारे में बताएं दीपक। Actually मैं belong करता हूँ पंजाब से, एक एक जिला है कपूरथला। सो मेरी फैमिली बैकग्राउंड ये है कि मेरे फादर हैं वो रेलवेज में एज अ सीनियर टेक्नीशियन जॉब कर रहे हैं। सो मेरा फैमिली बैकग्राउंड एक सर्विस फैमिली का है। और मेरी जो अपनी पर्सनल जो मेरी स्कूलिंग हुई है वो मेरी एक केंद्रीय विद्यालय स्कूल में हुई है टिल 12th। देन आफ्टर दैट मैंने इंजीनियरिंग की है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। और उसके बाद देन मैंने स्टार्ट किया सीजीएल की प्रिपरेशन। सो मैंने सीजीएल की प्रिपरेशन 2018 में स्टार्ट की एक्चुअली आफ्टर माई ग्रेजुएशन, आफ्टर माई इंजीनियरिंग। और उसके बाद फाइनली आई क्रैक दिस एग्जाम इन 2018। सो आई गॉट टैक्स असिस्टेंट इन इनकम टैक्स। और उसके बाद सीजीएल 2019 से मेरे को एएसओ इन एमबीए की जॉब मिली है। सो दीपक, अगर हम एसएससी की बात करें तो इट्स अ वेरी वेरी टेडी साइकिल। 2019 में शुरू हुआ, 2022 में आया। तो what have you been doing all this long? Because बहुत सारी चीजें होती हैं simultaneously. You are expected to get a job as soon as possible, but when you are appearing for examination like SSC CGL, तो वो तो एक time process तो लेता है। टाइम प्रोसेस लेता है, बट व्हेन यू गेट योरसेल्फ इन्वॉल्वड इन अदर एक्टिविटीज, लाइक मैं स्पोर्ट्स में अपने आप को हमेशा से मैंने इन्वॉल्व रखा है। उसके अलावा मैंने अपने आप को मोटिवेशनल वीडियोस जो यूट्यूब पर अवेलेबल हैं लाइक सक्सेस स्टोरी, स्टडी आईक्यू के थ्रू और अदर प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, तो उसके थ्रू मैंने अपने आप को बिजी रखा। और जो भी एग्जामिनेशन के जो भी स्टेजेस थे उनको धीरे धीरे करके उनके साथ कोप अप करता रहा। डेफिनेटली लाइक नाउ आई एम एट दिस स्टेज। So this was your second attempt? Yeah, actually this one was my third second attempt after seriously preparing for this exam. So अगर मैं जानना चाहूँ कि बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि स्ट्रैटेजी बनाई जाए और उस स्ट्रैटेजी पे चला जाए, तो क्या स्ट्रैटेजी बनाई और पिछले अटेम्प्ट से स्ट्रैटेजी में बदलाव किया कुछ? एक्चुअली मेन जो डिफरेंस आया जो स्ट्रैटेजी में वो था प्रीवियस ईयर्स पे ज्यादा रिलाई करना। बिकॉज 2017 के एग्जाम के बाद जो मतलब एक ऐसा ट्रेंड आ गया था मतलब मार्केट में एजुकेटर्स में कि वो बहुत ही टफ लेवल के क्वेश्चंस करा रहे थे। बट व्हेन आई सेट फॉर द 2018 एग्जाम, तब मैंने जो मेंस का लेवल देखा एग्जाम का, तो मुझे ये चीज रियलाइज हुई कि मुझे जो प्रीवियस ईयर के मॉक्स हैं स्पेशली जो टीसीएस ने कंडक्ट कराए 2018 के बाद, उन पे मुझे ज्यादा रिलाई करना चाहिए। तो यही एक मेन बदलाव रहा मेरी स्ट्रेटजी का, जिसकी वजह से मैंने 2019 में अच्छा स्कोर कर पाया। दीपक, मैं एकदम स्टार्टिंग से चाहती हूँ आप थोड़ा सा बताएं, जब स्टार्ट करे कोई भी स्टूडेंट, कैसे स्टार्ट करना चाहिए? पीवाईक्यू से स्टार्ट करना चाहिए, बेसिक्स कंप्लीट करके पीवाईक्यूज पे जानी चाहिए? व्हाट हैज टू बी द प्रोसेस? एक्चुअली मैंने पर्सनली तो बताऊंगा कि एक टीचर की जो गाइडेंस होती है वो प्रिपरेशन बहुत ज्यादा आपको हेल्प करती है। तो आपको पहले अपना जो सारा सिलेबस है उसे कंप्लीट करना चाहिए। वो उसको आपको कम से कम 2 बार यू हैव टू गो थ्रू इट एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स। उसके बाद करने के बाद आपको फिर जो प्रीवियस ईयर मॉक्स हैं उन पे आना चाहिए। तो ये आपका जो फ्लो होना चाहिए एग्जाम को इस तरह होना चाहिए। अगर एकदम स्क्रैच से चाहूँ कि आप स्ट्रैटेजी अपनी शेयर करें हर अलग अलग लेवल्स के लिए, अलग अलग सेक्शंस के लिए। तो सेक्शंस वाइज से अगर चलें तो मैथ्स की जो मैंने कोचिंग ली थी जो आई वाज इन मुखर्जी नगर फॉर अ ईयर, तो वहाँ से मैंने कोचिंग की जो भी मेरे नोट्स हैं उनके मैं गो थ्रू हुआ। और सेम से केस फॉर इंग्लिश, वो भी मैंने कोचिंग के थ्रू। देन रीजनिंग और जो जीएस का जो कंटेंट था वो मैंने खुद प्रिपेयर किया। और सभी 4 सब्जेक्ट्स के लिए मैंने प्रीवियस ईयर पे बहुत ज़्यादा रिलाई किया। तो यही मेरी मेन सेक्शनल स्ट्रेटेजी थी। मेंस के लिए भी वही जो आपने पहले कर रखा है, बस उसी को आपने थोड़ा और ब्रशअप करना है। थोड़ी आपने कैलकुलेशन से आपने ज़्यादा थोड़ा टाइम देना है कैलकुलेशन पे, इंग्लिश में हमने वोकैबुलरी पे थोड़ा ज़्यादा टाइम देना है। तो ये करते करते फिर मॉक्स में ही साथ हमने जो एग्जाम के जो लास्ट डेज होते हैं उनमें मॉक्स पे ज़्यादा से ज़्यादा रिलाई और रिवीजन। तो और टीयर 3 की अगर बात करें तो उसमें जो भी जैसे एक
बुक्स हैं कुछ, जैसे 151 एसेज है, एक बुक आती है, तो उसके थ्रू या फिर ऑनलाइन जो भी कंटेंट है आपके पास टॉपिक वाइज, उस कंटेंट को आप प्रिपेयर करते चलिए, साथ में नोट्स बनाते रहिए और उनको रेगुलरली उनको रिवाइज करते रहिए। और टीयर 3 के एग्जाम से पहले कुछ जो टॉपिक्स मेन मेन जो एक्सपेक्टेड है उनके ऊपर आप अपना थोड़ा एक बार मॉक लेके चलिए, उनको एक बार राइट डाउन करके देखिए। और बस यही है। और टाइपिंग के लिए तो बेसिक जो टाइपिंग का जो मटेरियल ऑनलाइन अवेलेबल है, सॉफ्टवेयर हैं उनके थ्रू, तो बस यही है। दीपक, इतने सारे मटेरियल्स हैं, कई बार ऐसे बहुत डिस्ट्रैक्शन भी होता है, तो किस तरीके से सोर्सेज अपने आप को लिमिटेड रखें, रिवीजन पे ज्यादा ध्यान दें? एक्चुअली अगर आप मॉक्स के थ्रू होते रहेंगे बार बार, जो प्रीवियस ईयर में मॉक्स होता है, तो उसके थ्रू आपका एग्जाम का पैटर्न आपके माइंड में सेट हो जाएगा कि ये सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। और अगर आप डिस्ट्रैक्शन की बात करें तो कई बार होता है, मैं ऑनलाइन वीडियो से मिल गई इसमें बहुत ही अजीब अजीब क्वेश्चन कराए, उसके थ्रू हम कभी आप प्रेशराइज हो जाते हैं कि यार ये क्वेश्चन मेरे को नहीं आता, तो आपने उन पे नहीं जाना है बिल्कुल भी। जो आपका प्रीवियस ईयर उन पे रिलाई करते हैं हमेशा, उन्हीं की बेस पर क्वेश्चन हमेशा आएंगे। तो जब भी आप कोई अगर जैसे किसी टेस्ट सीरीज का कोई मॉक भी देते हैं, उनके अपने बने क्वेश्चन भी हैं, तो उसके थ्रू आपको एक आइडिया हो जाएगा कि इफ दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन वर्थ है करने के लायक है कि नहीं। तो उसके थ्रू आपको एक मतलब आपके माइंड में सेट हो जाएगा कि ये क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट करने मॉक में भी, और वो आपको प्रीवियस ईयर से ही मिलेगा। जब टीयर 1 का पेपर देते हैं तो किन खास बातों का ध्यान रखना है? टीयर 1 में मेनली आपको पहले तो ये देखना है कि आप कौन सा सेक्शन पहले अटेम्प्ट कर रहे हो। लाइक हर एक एस्पिरेंट की स्ट्रेटजी अपनी अलग होती है। फॉर एग्जाम्पल मैंने स्टार्ट करता था हमेशा जीएस से, जीएस के बाद देन इंग्लिश, उसके बाद देन रीजनिंग एंड लास्ट में मैथ्स। तो ये आपको ध्यान रखना है। सेकेंडली आपको स्किप करने की स्ट्रेटजी सीखनी है, जो हर कोई, आई एम श्योर हर कोई ये चीज बोलता है कि स्किप करना आपको बहुत जरूरी है। एग्जाम को एटलीस्ट 2 शिफ्ट में करने की कोशिश करो। ये एक बार आपने जो भी टफ क्वेश्चन है या फिर जो भी मॉडरेट क्वेश्चन उनको एक बार स्किप कर लिया, और नेक्स्ट राउंड में आके अपने उनको दोबारा देखना। तो इस तरह आपके मैक्सिमम क्वेश्चन जो है पेपर में अटेम्प्ट हो जाएंगे, और आपको ये रिग्रेट नहीं होगा कि मतलब जो मेरे इजी क्वेश्चन थे वो रह गए और जो टफ क्वेश्चन थे उन पर मैंने टाइम वेस्ट कर दिया। तो टीयर 1 की तो मेनली यही स्ट्रेटजी है बस। टीयर 2 के लिए किस तरीके से प्रिपेयर करें, क्या खास बातों का ध्यान रखें? टीयर 2 के लिए भी सेम है, आपको मॉक्स ज्यादा से ज्यादा लगाने हैं। आपको बेसिकली अपनी सीटिंग कैपेसिटी बढ़ानी है, क्योंकि 2 घंटे बैठ के मैथ्स और इंग्लिश का पेपर सॉल्व करना एक नए स्टूडेंट के लिए बहुत मुश्किल होता है। तो आप जितने ज्यादा मॉक्स लगाएंगे आपको उस चीज की आदत बनेगी। बिकॉज फर्स्ट आवर तक तो आपका माइंड बहुत फ्रेश होता है, बट फर्स्ट आवर या 1 आवर 30 मिनट्स के बाद आपका माइंड जो है काफी एग्जॉस्टेड होना शुरू हो जाता है। तो वो चीज आपको बढ़ानी है। इंग्लिश में आपको बेसिकली वोकैब पे थोड़ा फोकस करना है, क्योंकि वोकैब से आपके मार्क्स जो है इंग्लिश में इंक्रीज होंगे। और मैथ्स में कैलकुलेशन, जैसा मैंने पहले बताया था, कैलकुलेशन पे जितना ज्यादा रिलाई करेंगे, जितना ज्यादा टाइम देंगे, उतना वो आपके मैथ्स के जो एग्जाम है उसमें आपका टाइम वो बचाएगा, और आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। सो ये यही स्ट्रेटेजी है मेन्स के लिए तो। डिस्क्रिप्टिव एक इम्पॉर्टेंट और थोड़ा सा अलग हो जाता है टीयर 1 टीयर 2 से। तो डिस्क्रिप्टिव की डिटेल स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है, और जब भी एक टॉपिक आता है तो किन खास बातों का ध्यान रखना है, स्ट्रक्चरिंग कैसे करनी है जिसपे भी आप लिखें? डिस्क्रिप्टिव में बेसिकली अगर मैं अपनी तरफ से बताऊं तो आपके पास जो मेन बुक्स हैं, जैसे मैंने 151 एसेज बताई, उसके अलावा ऑनलाइन बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है। आप ये देखो कि करंटली कोई ऐसा टॉपिक है जो मतलब जो आ सकता है एग्जाम में, तो उसके थ्रू आप कंटेंट थोड़ा सर्च करिए ऑनलाइन। और मेंस के साथ साथ ही आप, अगर आपको थोड़ा बहुत टाइम मिलता है जैसे वीकेंड्स वगैरह पे, तो आप थोड़ा बहुत टीयर 3 का भी अपना स्टार्ट करना शुरू कर दिए, क्योंकि टीयर 2 और टीयर 3 के बीच में आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है। उसके अलावा आपको अपनी जो, जब आप अटेम्प्ट करते हो टीयर 3 का पेपर, तो आपको अपनी हैंड राइटिंग पे काफी फोकस करना है। आपको प्रेजेंटेबल तरीके से लिखना है ताकि जो एग्जामिनर है, और दूसरा उसमें कटिंग बिल्कुल नहीं करनी है। एंड द थर्ड थिंग कि आपको जो मतलब इंट्रोडक्शन है आपकी, जो ऐसे या फिर जो टॉपिक आएगा, इंट्रोडक्शन एंड द एंडिंग, ये दोनों पे आपको अच्छा फोकस करना है कि उसमें आप अच्छा मतलब ऐसा इंप्रेशन आप अपने एग्जामिनर में डाल पाओ कि वो आपके पैराग्राफ को पढ़े। और ये थोड़ा आजकल अनप्रिडिक्टेबल कहते हैं कि हो गया है, बट फॉर मी आई थिंक मेरे लिए अनप्रिडिक्टेबल नहीं था। मैंने थोड़ा थोड़ा भी अगर आप रेलिवेंट लिख देते हो तो आपको मार्क्स इजीली मिल जाएंगे, और थोड़ा आपका प्रेजेंटेबल होगा तो वो आपके लिए एक्स्ट्रा एज प्रूव होगा। दीपक, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट टीयर 1 टीयर 2 टीयर 3। मॉक टेस्ट को आप हमेशा बार बार एम्फेसिस कर रहे हैं। इतना लंबा एग्जामिनेशन साइकिल है, तो वो एग्जामिनेशन साइकिल को पढ़ाई और मॉक टेस्ट दोनों के साथ कैसे बैलेंस करना है? मॉक टेस्ट आपको यह है कि इन द बिगनिंग आप रेगुलर मत लगाइए। अगर आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो वंस इन अ वीक और ट्वाइस अ वीक आप स्टार्ट करिए। बट विद टाइम जब आपको हैबिट हो जाए तो उसके बाद आप लाइक थ्राइस अ वीक भी कर सकते हैं। और एग्जामिनेशन डेट से पहले आप ट्राई करिए कि एटलीस्ट वंस अ डे आप लगाइए। और आपको जो टाइमिंग है मॉक की, वो आप उसी टाइम सेट करिए जिस टाइम आपका एग्जाम होने वाला है। बिकॉज वो आपकी बॉडी की बायोलॉजिकल साइकिल को एक्टिवेट करता है, जैसा कि मैंने भी अपनाया था इस चीज़ को। तो वो चीज़ें पे आप, मतलब ये छोटी छोटी चीज़ें भी आपको एग्जाम में एक एज दिलाएंगी। तो इन चीज़ों पर जरूर फोकस कीजिए आप। दीपक,
जब एग्जामिनेशन में एक माइंडसेट के साथ जाना रहता है, आपने भी बताया कि ये इंपॉर्टेंट है Tier 1 में कि कौन से क्वेश्चन आप पहले अटेम्प्ट करें, कौन से बाद में, तो जो पढ़ा है स्पीड, एक्यूरेसी और परसेप्शन उसको कैसे रिफ्लेक्ट करें? स्पीड और एक्यूरेसी का बैलेंस तो ये आपको मॉक से ही मिलेगा, क्योंकि कई बार क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं और कई बार क्वेश्चंस थोड़े टफ होते हैं। तो आपको एक आइडिया पहले से लग जाएगा कि आपको कौन सा क्वेश्चन फर्स्ट आपके जैसे देखा आपने क्वेश्चन उस टाइम अटेम्प्ट करना है। तो अगर आप इजी क्वेश्चंस को पहले करेंगे तो आपकी जो गलती होने के चांसेस है वो भी आपके कम होंगे, क्योंकि जितनी ज़्यादा कैलकुलेशन बढ़ते जाएंगे एग्जाम में उतने ज़्यादा आपके आपको उस क्वेश्चन में उतना टाइम लगने लगेगा। और इनकेस अगर आपकी छोटी भी कैलकुलेशन अगर गलत होती है तो वो आपके एग्जाम के जो मार्क्स हैं उन पे एक नेगेटिव इफेक्ट डालेगा। तो आपको जो इजी क्वेश्चन है वो पहले करने हैं और मॉडरेट एंड डिफिकल्ट पे बाद में जाना है। तो ये डेफिनेटली आपकी स्पीड को भी और आपके एक्यूरेसी को भी इम्प्रूव करेगा। दीपक, क्या लगता है what have been the factors for you in this attempt to say you have not only made your name in the list but you are in top 50? आई थिंक जो मेन फैक्टर है, जो दो ही फैक्टर मैं मानता हूँ, पहला तो है गाइडेंस और दूसरा है राइट स्ट्रेटजी। क्योंकि एग्जाम रेलेवेंट आप जितना पढ़ोगे उतना ही एग्जाम को काम में आएगा, क्योंकि मतलब सिलेबस तो इतना है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स हैं, तो उसमें आपको टॉपिक्स भी ऐसे चूज करने हैं। फॉर एग्जांपल एक टॉपिक आता है ट्रिग्नोमेट्री में, जो है मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज का टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री में। तो ऐसे कुछ टॉपिक्स मैंने लीव कर दिए थे जिनकी जितनी ज़्यादा वेटेज एग्जाम में है भी नहीं और उसमें आपको टाइम बहुत वेस्ट करना पड़ेगा। तो आप सेलेक्टिव टॉपिक्स को लेके चलिए, मतलब ऐसा नहीं कि आप सभी भी छोड़ दें, बट जो चीज़ आपको लगती है कि इसका एग्जाम को उतना रेलेवेंस नहीं है तो वो आप छोड़ भी सकते हैं। और वही आप कंसाइज वे में अगर पढ़ते जाएंगे और उसी पे आप बार बार रेपिटेशन के थ्रू आप अपनी मतलब प्रिपरेशन को इम्प्रूव करेंगे तो वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। So Deepak, how Study IQ has been part of your journey? एक्चुअली आई स्टार्टेड फॉलोइंग स्टडी आईक्यू बैक इन 2018 जब मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी। उसके बाद ऐसे ही यूट्यूब के थ्रू मुझे पता लगा स्टडी आईक्यू चैनल का। तो जियो पॉलिटिकल रिलेशंस जो इंडिया के एंड बाकी कंट्रीज से और जो मेन जो नेशनल इशूज हैं इंडिया के, उसमें मेरा काफ़ी इंटरेस्ट था उस टाइम। तो क्योंकि आई वाज आल्सो प्रिपेयरिंग फॉर एसएसबी एयरफोर्स की, तो उसके थ्रू स्टडी आईक्यू से मेरा थोड़ा इंट्रोडक्शन हुआ। और उसके बाद मेरा जीके में जो बेसिकली इंटरेस्ट आया वो स्टडी आईक्यू के थ्रू ही, उसकी वीडियोस देख के थ्रू ही, जो आपके एजुकेटर्स हैं उनके थ्रू ही मेरा जीके में जो है मेरा इंटरेस्ट मतलब क्रिएट हुआ स्टडी के थ्रू। So this has been an important part of my journey. Deepak, we are glad we could be a part of your success story. सेशन के एंड में है, जो भी एसएससी सीजीएल एस्पिरेंट्स हैं उनको कुछ फाइनल टिप्स आप देना चाहेंगे? टिप्स में ये दूंगा कि आपको मतलब पेशेंस रखना है, क्योंकि दिस एग्जाम इज गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम। आपके बहुत सारे स्टेज हैं, उसके थ्रू बीच में आपके कुछ से कुछ डिले रहता है एग्जाम में, तो आपको पेशेंस रखना है, आपको बस पढ़ते रहना है। वट एवर यू आर डूइंग उसको कंटिन्यू रखिए और अपना जो मोटिवेशन लेवल है उसको आपको बना के रखना है। आप सक्सेस स्टोरीज देखिए या डिफरेंट जो एजुकेटर्स हैं उनके थ्रू मोटिवेट होते रहिए, तो यू डेफिनेटली गेट अलोंग एंड यू मतलब आप जल्दी से जल्दी एक्सेल करेंगे इस एग्जामिनेशन में। Thank you That's so much, my final Deepak, for share. joining us in this interview session. It was absolute pleasure to have you. पूरी टीम की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। Thank you for having me. We hope you rise बहुत and बहुत shine धन्यवाद even आपको। brighter.